प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। कहते हैं कि ये मोदी जी ऐसे नहीं जीते, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीते हैं। देखिए, मैं उन विषयों पर कमेंट नहीं करता हूं जिसमें मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, क्योंकि वो गॉसिप है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईवीएम में जो टेक्निकल बातें को अगर हटा भी दें तो ऑपरेशनली इतने बड़े स्तर पर 10 लाख बूथ हैं देश में, उसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, इतने सारे ऑफिसर्स, इतने लोग, इतनी बड़ी व्यवस्था, इसको आप कंसिस्टेंटली मैनिपुलेट कर दें और वो बात बाहर ना निकले, इसकी संभावना बहुत कम है। कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे। साफ है, तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून सरकार ने इसलिए बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा अपने जजमेंट में कि गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ फॉर चूजिंग द इलेक्शन कमीशन। पूरा जजमेंट तो पढ़ लो भाई, माय प्रोपेगेंडा बॉय। और जब कांग्रेस थी तब इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होता था वो तो नहीं बताया तुमने अपने चमचों को, वो भी तो बता दो। तो सुनो, सिंस इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमिश्नर जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। कांग्रेस के समय से प्रैक्टिस चलती जा रही है। ये प्रैक्टिस पहले भी चलती थी, पर जैसे ही मोदी जी पीएम बने तो कुछ चमचे सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इलेक्शन कमिश्नर पार्शियल हो गई है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गवर्नमेंट को कि वो उसको उसके लिए कानून बनाना चाहिए। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट शुड अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, उसके लिए लॉ बनाना चाहिए। अपने चमचों को भी पढ़ा लो और 1 करोड़ सब्सक्राइबर को भी, जिनको तुम उल्लू बना रहे हो। और सुनो, बेचारे अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफ दिल्ली को तुम्हारे वीडियो रिट्वीट करने पर माफी मांगनी पड़ी। अब तो शर्म करो अपनी क्रेडिबिलिटी पर। वहां वो साफ साफ कहते हैं मुझे उसमें फैक्ट का पता नहीं था, मैंने गलती से रिट्वीट कर दिया। कम से कम माफी तो मांग लो केजरीवाल जी से ही, हम बीजेपी से मत मांगो। तो कोई सेंस है? लड़कियों को जिनसे खतरा है उनको कंट्रोल करने की बजाय आप लड़कियों को पिंजरों में डाल रहे हो। अरे वाह, महिलाओं की सुरक्षा की काफी चिंता है तुझे। शर्म कर भाई, तू वहां संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर एक वीडियो नहीं बनाया तुमने कभी सोचा नहीं उसके बारे में। वहां एफआईआर करने के लिए और रेपिस्ट को पकड़ने के लिए लोग धरना कर रहे हैं। वहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं दिखाओगे तुम भाई? हैं, सिर्फ यूपी में ही तुम्हें वुमेन एम्पावरमेंट दिखती है। क्यों वहां डिक्टेटरशिप नहीं है? सेकुलरिज्म होगा, है ना भाई? सेकुलरिज्म। भाई शर्म कर अपनी क्रेडिबिलिटी पर। फिर भी मैं यही कहूंगा, तुम हमारे भाई हो, एक दिन जरूर समझोगे। बस वीडियो बनाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो ममता दीदी वेस्ट बंगाल की सीएम ना होती। अगर मोदी डिक्टेटर होते तो एमके स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर नहीं होते। बिल्कुल नहीं, डिक्टेटरशिप में कोई अपोजिशन पार्टी कैसे हो जाएगी भाई? कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ। और अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो बगल में दिल्ली है, दिल्ली जहां वहां रहते हैं वहां का सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे हो जाता भाई? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ जब नॉर्थ कोरिया और पुतिन से तुम कंपैरिजन करते हो मोदी जी को। और अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो आपके प्यारे राहुल गांधी जेल में होते नेवलनी की तरह, और सोनिया गांधी तो इटली भी चली जाती, तब भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। चलो ये भी सुन लो, अगर मोदी डिक्टेटर होते तो तुम और मैं आज मोदी जी को गाली नहीं दे पाते। It is very good that you are using freedom of expression, but speak for justice, speak for संदेश खाली, speak for truth, not against or for any other political party। बीजेपी की भी बुराई करो, मैं तो बोलो कह रहा हूँ, लेकिन भाई तुझे जितनी मोदी जी और बीजेपी को बोलना है बोलो, पर बंगाल की दीदी और कांग्रेस के राहुल को भी तो बोलो। सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड से बोलने से तुम्हारा डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में दोनों लोगों को बोलना पड़ता है। आई विल बी टोटली एग्री विथ यू अगर तुम बोलते कि सारे नेता करप्ट हैं और एक दूसरे के साथ अलायंस कर लेते हैं, कभी बीजेपी कांग्रेस में जाती है, कभी कांग्रेस बीजेपी में आ जाती है, तो ये तो चलता ही रहा है शुरू से। पर वेरी सैड यू हैव नॉट सेड दिस ध्रुव राठी जी। एक बार दिल से सोचना जरूर, तेरे पास सब कुछ है, you are rich, everything you have, लेकिन you lost the credibility after posting this video which have totally all the fake propaganda। एट द एंड बस यही बोलूंगा कि हर एक इंडियन पॉलिटिशियन जब रूलिंग करता है तो उसको डिक्टेटर ही कहा जाता है। पहले इंदिरा गांधी को कहते थे, आज मोदी जी को कह रहे हैं। इसलिए डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और ऐसे ही खतरनाक एनालिसिस और फेक प्रोपोगेंडा को खत्म करने के लिए ये वीडियो देश के हर नागरिक को पहुंचाइए। ध्रुव से भी कहूंगा कि आप भी इसको जरूर सेंड करिए, ताकि कम से कम जो मिसकॉन्सेप्शन आपने फैलाया है इलेक्शन कमिश्नर जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के खिलाफ, वो टोटली गलत है। मैंने प्रशांत किशोर का रियल इंटरव्यू फरवरी का मैंने दिखा दिया है। अब इसके बाद नो प्रोपेगेंडा इंडिया, और हर 100 करोड़ भारतीयों को ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मिस्टर एनालिसिस को, क्योंकि ये जरूर बताना पड़ेगा कि इंडिया वॉज एंड इंडिया इज
एंड इंडिया इन फ्यूचर विल ऑलवेज बी अ डेमोक्रेसी, और इंडिया हर समय डेमोक्रेसी ही रहा है, चाहे इमरजेंसी लगी तब भी इंडिया डेमोक्रेसी ही रहा है। तो ऐसे किसी फेक इनिशिएटिव, फेक वीडियोस का जरूर निवारण करें और इसको जरूर सेंड करें बाकी लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस वीडियो था। इलेक्शन कमिश्नर की ऑथेंटिसिटी पे कलंक लगाने की कोशिश की गई है। आप जरूर इसको सेंड करिए और मिस्टर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।